Drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police in the Colombian city of Medellin. Very famous word established by Pablo Escobar, plata or plomo. You either accept the bribe or you get killed. कोलंबिया के एक छोटे से शहर रियो नेग्रो में 1 दिसंबर 1949 में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। उसे बचपन से ये पता था कि पावर उसी के पास होती है जिसके पास पैसा हो। उसके घर की फाइनेंशियल हालत ने उसे जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने ठान लिया था कि वो 25 की उम्र तक 1 मिलियन पैसों उसको कमा लेगा। अगर वो ये ना कर पाए तो वो सुसाइड कर लेगा। इस हद तक पैसों का जुनून उसके सर पे चढ़ चुका था। वो अपने कजन्स के साथ मिलकर फेक लॉटरी टिकट्स, इल्लीगल सिगरेट बेचने लगा, कार चुराकर बेचने लगा और किडनैपिंग्स तक करने लगा। इन सब से उसने अपना वादा तो पूरा कर लिया और 22 की उम्र में ही मिलियनेयर बन गया। पर उसकी पैसे कमाने की भूख खत्म नहीं हुई। उसको जहाँ प्रॉफिट दिखा वो वहाँ चला जाता। 1970s में पाब्लो को कोकीन के बारे में पता चला। ये वो समय था जब ड्रग्स ट्रैफिकिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल था कोलंबिया में। जो लोग इस धंधे में जा रहे थे वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे। उस समय ट्रैफिकिंग ज़्यादातर मैरिजुआना की हुआ करती थी। पाब्लो ने कोकेन की बिजनेस में पोटेंशियल देखा। उसने देखा कि कोकेन बनाना साउथ अमेरिका में काफ़ी सस्ता है और उसको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मार्केट में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। शुरुआत में उसने दूसरे माफियाज के साथ काम किया। उसने एक मिडल मैन का काम किया, दूसरे लोगों की कोकेन को यूएस में शिप करने लगा। इससे उसको स्मगलिंग रूट्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया। उसने लोगों के साथ टीम अप किया जिनको कोका ग्रो करना आता था। उसने कोकेन प्रोसेसिंग लैब्स बनाना सीखा, कोका पेस्ट को प्योर कोकेन में बदलने के लिए। उसको पता था कि पैसा ज़्यादा कमाने के लिए बिजनेस एक्सपेंशन ज़रूरी है, तो उसने बड़े बड़े लैब्स बनाए गहरे जंगलों में। पुलिस, पॉलिटिशियन और मिलिट्री ऑफिसर को रिश्वत देना शुरू किया ताकि वो अपना काम कर सके। पाब्लो अपना कोकेन कार्टेल शुरू करना चाहता था क्योंकि अभी तक उसने इस बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। ड्रग कार्टेल खोलने के लिए अब उसका पहला काम अपना कंपटीशन को ख़त्म करना था। तो 1975 में उसने अपना प्लान बनाया मेडे के सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकर फाबियो ओशो रेस्ट्रोपो को मारने का। और उसको मारने के बाद उसके साथ काम करने वाले लोगों को अपने साथ काम करने को कहा। इन सब के बाद पाब्लो का डर बाकी ड्रग ट्रैफिकर पे बैठ गया और उसका काम आसान हो गया। 1976 में पाब्लो ने दूसरे क्रिमिनल के साथ मिलकर खुद का ड्रग कार्टेल शुरू कर दिया। यहाँ से पाब्लो ने कोकेन का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। वो कोकेन सप्लाई के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने लगा, जैसे कार के टायर, मछली के पेट और टीवी। इस तरह से उसका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगा। पर 9 जून 1976 को कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाब्लो के घर पे रेड कर दिया। उन्हें वहां से 40 पाउंड कोकेन मिला एक कार के टायर के अंदर। उन्होंने पाब्लो को उसके 6 साथियों के साथ अरेस्ट कर लिया, लेकिन पाब्लो इस समय तक काफ़ी पावरफुल और अमीर बन चुका था। उसने जज और पुलिस वालों को पैसे देकर जेल से बाहर निकल गया। जेल से बाहर आकर उसने अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी। पाब्लो अब काफ़ी अमीर हो चुका था। उसने बहामास के एक आइलैंड को ऑलमोस्ट पूरा खरीद लिया और वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बनवाया, घर, बोट्स, एयरक्राफ्ट भी खरीद लिए। उस आइलैंड पे उसने कोकीन को रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर स्टोरेज भी बनवाया। उस आइलैंड से यूएसए का रास्ता और करीब हो गया, जिससे उसको और भी प्रॉफिट हुआ। पाब्लो अब इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका था। यूएसए का 80% सप्लाई उसी के हाथ में था। ये वो समय था जब किंग ऑफ कोकेन का नाम दे दिया गया था। उसके पास इतना पैसा हो गया कि लगभग 10% पैसा, जो कि 2.1 बिलियंस होते हैं, वो रैट्स खा जाते थे एक साल में। पाब्लो ने मेडेइन में $63 बिलियन का लैंड खरीदा, जो कि 70,000 एकड़ था। उसमें उसने एक बड़ा घर बनवाया, एक सॉकर फील्ड, आर्टिफिशियल लेक्स, बुल फाइटिंग अरीना और एक पूरा जू बनवाया और उसका नाम दिया हासिएंदा नापोलिस। अब पाब्लो काफी कुछ कर चुका था, लेकिन उसको ये भी कम लग रहा था। उसने अपने बचपन का सपना, जो कि एक पॉलिटिशियन बनना था, उसको पूरा करने का ठान लिया। वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बन जाएगा तो उसका काम और आसान हो जाएगा। इसलिए उसने गरीब लोगों के लिए घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनवाए, जिससे लोग उसे रॉबिन हुड मानने लगे। इस रॉबिन हुड वाली इमेज ने उसे कोलंबियन पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। पॉलिटिक्स में आकर वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और अब सिर्फ यूएसए में ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में 80% मार्केट शेयर उसी की थी। लेकिन फिर अपोजिशन ने उसके क्राइम के बारे में क्वेश्चन करने लगे। उसके क्राइम रिकॉर्ड्स न्यूज़पेपर में छप गए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। इस वजह से पाब्लो से अपनी सीट से रिजाइन कर दिया।
और रिज़ाइन करते ही उससे न्यूज़पेपर के एडिटर और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देने वाले को बेरहमी से मार दिया। अब कोलंबियन गवर्नमेंट भी पाब्लो के क्राइम से काफ़ी परेशान हो गई थी। पब्लिक की तरफ से उन्हें काफ़ी आउटरीच का सामना करना पड़ा। पाब्लो एस्कोबार के लिए अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया, जिसकी वजह से पाब्लो चुप रहने लगा। कोलंबियन गवर्नमेंट यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है कि पाब्लो जैसे ड्रग ट्रैफिकर को यूएसए के हवाले कर देगी। पाब्लो को पता था कि वो कोलंबिया में इतना पावरफुल हो चुका था कि यहाँ से जेल से बाहर कभी भी निकल सकता है, पर अगर वो अमेरिका की जेल में चला गया तो वहाँ से उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। पाब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट को ऑफर दिया, पाब्लो को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे मना कर दिया। अब पाब्लो अपने और भी खतरनाक रूप में आ गया था। उसने बड़े बड़े ऑफिसर को मारना चालू कर दिया। उसने M15 लेफ्ट विंग गोरिल्लास को फंड किया और उन्होंने नवंबर 1985 में सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया और 11 बड़े जजेस को मार दिया। उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी और सारे फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट जला डाले। अब कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट वेरिलो बार्को वार्गस ने अमेरिका के साथ फिर से एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब अमेरिका की हेल्प से कोलंबिया फोर्सेस पाब्लो के स्टोरेज पे रेड करना शुरू कर दिया और सारे कोकेन सीज कर लिए। अब पाब्लो और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। वो लोगों को मारने लगा, कोलंबियन ऑफिसर को मारने लगा, बॉम्ब से एक प्लेन को भी उड़ा दिया जिसमें प्रेसिडेंट कैंडिडेट सेजार गाविरिया जाने वाले थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट मिस होने के कारण वो बच गए। काफ़ी समय तक कोलंबियन फोर्सेस और पाब्लो के बीच खून खराबा चलता रहा। पाब्लो के कज़न और उसके ब्रदर इन लॉ को कोलंबियन फोर्सेस ने मार दिया था और उसके काफ़ी सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन फिर अचानक से 1991 को कोलंबियन गवर्नमेंट ने अपने और अमेरिका के एग्रीमेंट को तोड़ दिया। इसके पीछे पाब्लो का ही हाथ बताया जाता है। पाब्लो ने खुद को सरेंडर कर दिया, पर उसने कोई शर्त न की। उसने कहा कि वो अपनी ही बनाई जेल में रहेगा और उस जेल की सिक्योरिटी के लिए उसी के गार्ड्स रहेंगे। पाब्लो के द्वारा करवाए गए बॉम्ब ब्लास्ट को देखकर कोलंबियन गवर्नमेंट इस शर्त को मान लेती है। उसने अपने लिए ला कतरेदार नाम का जेल बनाया, जो कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उस जेल में पूल, सॉकर फील्ड, बार्स भी थे। उसके सारे बिजनेस मीटिंग भी जेल के अंदर ही होते थे और उसके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं आया था। इसको देखते हुए कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसके पकड़ने का प्लान बनाया। 22 जुलाई 1992 को कोलंबियन फोर्सेस ला कतरे दराल पहुंचे, लेकिन पाब्लो वहाँ नहीं था। पाब्लो को अपने सीक्रेट स्पाई से गवर्नमेंट की खबर मिल गई और वो वहाँ से भाग गया। इस फेल अटेम्प्ट को देखकर अमेरिका ने भी कोलंबियन गवर्नमेंट को इररिस्पॉन्सिबल बोल दिया। पाब्लो को ढूंढने के लिए अमेरिका और कोलंबियन गवर्नमेंट ने सर्च ब्लॉक ऑपरेशन यूनिट बनाई। पाब्लो को इस सिचुएशन में देखकर उसके राइवल्स भी उसके पीछे पड़ गए। एक तरफ पुलिस उसके लोगों को मार रही थी, दूसरी तरफ उसके राइवल्स, पर वो भाग के लगभग 1.5 साल तक एक सीक्रेट स्पॉट पर छुपा रहा। पर 1 दिसंबर 1993 को वो अपने सीक्रेट स्पॉट पर अपने 44th बर्थडे की पार्टी कर रहा था। वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात कर रहा था, पर अमेरिका की टेक्निकल असिस्टेंस की वजह से ट्रेस कर लिया गया और उसकी लोकेशन पता लग गई। अगले दिन 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन फोर्सेस मेडिन के एक बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। फोर्सेस को देखकर पाब्लो ने गोली चलाना चालू कर दिया। पाब्लो और उसके साथी बिल्डिंग के छत से भागने लगे, पर कोलंबियन फोर्सेस ने उसके ऊपर गोली चला दी। पाब्लो एस्कोबार के बाद काफ़ी क्रिमिनल्स आए, पर उसके जितना पावर और पैसा कोई नहीं कमा पाया।